हेलो एंड वेलकम टू उत्तराखंड अफेयर्स। और डीएलएड की इस सीरीज में आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक जो है आदर्श शिक्षक। डीएलएड के जो एग्जाम होता है उसमें 50 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है। इसमें से अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर में बैठते हैं तो आप 50 में से लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड में 45 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आदर्श शिक्षक है। इसी टाइप से छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम आज वीडियो बनाते रहेंगे और आसान भाषा में आपको इन टॉपिकों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको पता होता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। इससे एक हमारा एक माइंडसेट बनता है जिससे हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इजी तो लगते हैं, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। कुछ शब्द होंगे आपके लिए नए हो सकते हैं। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, आदर्श शिक्षक को। हम सभी को पता है कि एक राष्ट्र के निर्माण में, एक अच्छे समाज के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है स्कूल की है। और स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक सभ्य समाज बनाने में होती है। टीचिंग प्रोसेस का एक सबसे अभिन्न अंग टीचर माना जाता है। ठीक है, बिना टीचर के टीचिंग प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती है। भले ही एक बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से सीख सकता है, लेकिन एक जो शिक्षक होता है वो उसकी राह को आसान बना देता है, एक उसे सही मार्ग दिखाता है जिससे कि वो क्या कर सके, उसके जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण हो सके। ठीक है, तो व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए टीचर में भी कुछ खूबियां होनी चाहिए। ठीक, टीचर में कुछ खूबियां होनी चाहिए और जो टीचर का व्यक्तित्व होता है, जो स्टैंडर्ड वो सेट करता है, उसी का प्रभाव उसके समाज में भी दिखता है। अगर टीचर अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे ढंग से करता है तो उसके स्टूडेंटों पे जो उसका प्रभाव होगा वो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। टीचर का हर स्टेप को बच्चा फॉलो करता है। ठीक है, और उसी का प्रभाव उसके समाज पे भी दिखाई देता है। इसीलिए अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षक में जो मूल रूप से गुण होते हैं, देखिए हर व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता है, एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। ठीक है, टीचिंग इतनी आसान जॉब भी नहीं है कि हर आदमी उसे करे। उसके लिए व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। ठीक है, विशिष्ट गुण होने चाहिए। तो जो मुख्य रूप से 4 गुण होते हैं उनमें शैक्षिक गुण आते हैं टीचर के, उसमें कुछ व्यावसायिक गुण होने चाहिए, उसके व्यक्तित्व संबंधी कुछ गुण होने चाहिए, और अंत में आता है संबंध स्थापित करने का गुण। वो समाज से कैसे संबंध स्थापित करता है, बच्चे से कैसे संबंध स्थापित करता है, उस पर भी बहुत कुछ टीचर डिपेंड करता है। जो प्रोसेस होती है टीचिंग प्रोसेस, वो बहुत कुछ उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो टीचर के ये कुछ गुण हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि एक जो आइडियल टीचर होता है, आदर्श शिक्षक होता है जो किताबों में। ठीक है, देखिए आदर्श शिक्षक किताबों में ही होता है, जब हम जनरल लाइफ में जाते हैं तो शिक्षक को बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, कई सिचुएशन ऐसे आ जाती हैं जो किताबों में तो होती हैं लेकिन आम जीवन में नहीं होते हैं। बच्चे भी आम जीवन में ऐसे नहीं होते हैं जैसे किताबों में होते हैं। ठीक है, तो कुछ आदर्श शिक्षक समाज के तौर पे अलग तरीके के भी होते हैं। ठीक, तो आज हम आदर्श शिक्षक के कुछ गुणों को विस्तार पूर्वक इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है शैक्षिक योग्यता। ठीक है, अगर आप एक शिक्षक हैं, ठीक, तो आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं या सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, सबसे मेन चीज क्या होनी चाहिए, आपको अपना सब्जेक्ट कितने अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आने के लिए क्या जरूरी है, आपकी शैक्षिक योग्यता। ठीक, अगर आपको उस लेवल की एजुकेशन आपको मिल रखी है, आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, तो आप अच्छे से उसे डिलीवर कर पाएंगे और बच्चों के भविष्य निर्माण में सहायता प्रदान कर सकेंगे। तो जो सबसे पहली बात आती है वो शैक्षिक योग्यता की आती है कि आपकी शैक्षिक योग्यता उस स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर पे आप पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्नातक और बीएड किया हुआ होना चाहिए सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए। ठीक, बीएड किया हुआ होना चाहिए या डीएलएड किया हुआ होना चाहिए। वहां से क्या मिलती है आपको, एक नॉलेज मिलती है। ठीक है, आप टीचिंग प्रोसेस को समझ पाते हैं, टीचिंग टेक्निक को सीख पाते हैं और उनको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करके अपने जो शिक्षण प्रोसेस होती है, जो टीचिंग प्रोसेस होती है, उसे क्या कर सकते हैं, बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज तो टीचर की होती है उसकी योग्यता, शैक्षिक योग्यता, उसका नॉलेज कैसा है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पहला जो गुण हो गया वो ये हो गया। दूसरे गुण पे बात करें तो फिर आती है व्यवसायिक गुण। ठीक है, अब टीचिंग एक व्यवसाय भी है। ठीक है, एक प्रोफेशनल काम है टीचिंग करना। ठीक, तो कुछ प्रोफेशनल आप में कुछ गुण होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप में ऐसी होनी चाहिए।
ठीक, सबसे पहले आता है व्यवसाय के प्रति रुचि और निष्ठा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक व्यक्ति टीचर बनता है केवल पैसे कमाने के लिए, और दूसरा व्यक्ति जिसमें क्या है, पढ़ाने का जुनून है, जज्बा है, कुछ बदलना चाहता है। ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति है वो केवल अपने तक ही सीमित रहेगा, उसे स्कूल से कोई लेना देना नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ होते हैं कुछ ऐसे अपवाद शिक्षक जो स्कूल में टीचिंग प्रोसेस में ढंग से ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके कारण क्या होता है, वो बच्चा या पूरा स्कूल ही बर्बाद हो जाता है। प्राइमरी लेवल पे आपने देखा होगा कभी कभी एक ही टीचर होता है। ठीक है, और अगर टीचर ही सही नहीं होगा तो लगा लो कि पूरा स्कूल ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला होता है कि व्यवसाय के प्रति आप निष्ठा होनी चाहिए। देखिए, एक एक व्यवसाय है अपने आप में टीचिंग करना। ठीक है, अपने प्रोफेशन में अगर आपको मजा नहीं आता है तो आप उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी रुचि होनी चाहिए। दूसरी चीज, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके आप क्या नहीं बन सकते, शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अगर आपका ज्ञान ही पूरा नहीं होगा तो आप जो टॉपिक होगा उसे अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, जब इंसान को ज्ञान जितना ज्यादा होता है वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को उतने जनरल वे में बच्चों को समझा सकता है। ठीक है, तो विषय का पूर्ण ज्ञान जरूरी है, ये तो आम बात है। ठीक है, तीसरी चीज आती है शिक्षण विधियों का प्रयोग। देखिए, फिर बात आती है शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। शिक्षण विधियों का प्रयोग किससे आएगा, जिसने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होगा, बीएड या डीएलएड या कुछ और प्रोफेशनल कोर्स किया होगा। ठीक है, उसे ही शिक्षण विधियों के बारे में पता होगा। शिक्षण विधियां बहुत प्रकार की होती हैं जो आपको इन कोर्सों में सिखाई जाती हैं। तो उनका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जो टीचिंग प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसको प्रभावशाली बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग करके। ठीक है, जो अगला टॉपिक है हमारा, सहायक सामग्री का प्रयोग। टीचिंग एड्स इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, जो विजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑडियो वाले एड्स भी हो सकते हैं, या विजुअल ऑडियो दोनों को मिला के एड्स हो सकते हैं, तो चार्ट हो सकते हैं। तो ये सहायक सामग्री में आती है। इंपॉर्टेंट चीज अगली जो आती है उसे रहता है मनोविज्ञान का ज्ञान, जो साइकोलॉजिकल नॉलेज होता है। ठीक है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखें, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और जो सबकी जो दिमाग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सबकी कैचिंग पावर अलग अलग होती है। तो एक टीचर में इतना तो साइकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, उसकी साइकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीकों से क्या कर सके, ज्ञान प्रदान कर सके। ठीक है, उनका मार्गदर्शन अगर उसे करना हो, कोई बच्चा होता है एक क्लास में, एक ऐसा बच्चा होता है जो अन्य बच्चों से अलग होता है, तो टीचर को क्या चाहिए होता है कि वो सबको साथ में लेके आगे बढ़े। ठीक, तो मनोविज्ञान का ज्ञान अगर टीचर को है तो वो क्या कर सकेगा, सबको एक साथ आगे ले जा सकेगा। ठीक है, तीसरी चीज, जो अगली चीज आती है वो है ज्ञान पिपासा। ज्ञान पिपासा से क्या मतलब है हमारा, ज्ञान पिपासा से ये मतलब है कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते भी, ठीक है, ज्यादा सीखने का गुण, यानी कि हमेशा सीखने की ललक टीचर में बनी रहे। इससे क्या होगा, देखिए वो भी अपडेट रहता है। ठीक है, अगर उसमें ज्ञान पिपासा है तो वो भी क्या रहता है, जो नया नया ज्ञान आता है। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है कि जो हमारे पुराने टीचर हैं वो टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा क्या नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं होता है तो बच्चों को भी नहीं दे सकते। अगर टीचर में ज्ञान पिपासा है, ज्ञान को वो ललक है उसमें सीखने की, तो वो खुद को तो अपडेट करेगा ही करेगा, साथ में बच्चों को भी क्या देगा, अच्छी अच्छी जो टीचिंग है उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बच्चों को भी अपडेट रखेगा। अगली चीज आती है पाठ्य सहायक सामग्री या पाठ्य सहायक क्रियाओं में रुचि। ठीक है, तो जो टीचर है उसकी जो रुचि होनी चाहिए वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी होनी चाहिए। मतलब अलग अलग इवेंट वो ऑर्गेनाइज कराए। ठीक है, इससे बच्चों की क्या होगी, अ, रुचि विकसित होगी पढ़ने में। ठीक है, जब अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे कभी भाषण प्रतियोगिता करा दी, उससे बच्चों का क्या होगा, बोलने की जो क्षमता होगी वो विकसित होगी। ठीक है, जो स्टेज फेयर होगा बच्चा उससे उभरेगा। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट आती है, ये आती है समय का पाबंद होना चाहिए। और ये हर इंसान में होना चाहिए। टीचर ही टीचर क्या बात है, समय का पाबंद तो हर इंसान होना चाहिए। और टीचर अगर समय का पाबंद हो तो ये तो और ही अच्छी बात है, बच्चे भी उससे सीखेंगे। ठीक है, टाइम पे स्कूल आता हो, टाइम पे जो क्लास है उसमें प्रवेश करता हो, तो उससे क्या होता है, स्कूल का जो टाइम टेबल होता है वो भी बना रहता है और बच्चों पे भी एक अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, कुशल वक्ता तो टीचर होना ही चाहिए। ठीक, अब मंच पे कोई व्यक्ति जाएगा, 5-10 बच्चों को संबोधित करेगा, तो उसमें उसका एक कैरेक्टर होना चाहिए उसका, जो कि वो अच्छा वक्ता हो, जिससे वो अपने जो बातें हैं वो अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सके बच्चों के सामने। ठीक है, और बच्चे भी उसकी, अगर वक्ता अच्छा होगा तो बच्चे भी उसमें क्या लेंगे, रुचि लेंगे। ठीक है,
और बच्चे भी अच्छे ढंग से सुनेंगे। वरना आपने देखा होगा कोई वक्ता ऐसे होते हैं जो आगे मंच पे जाते हैं तो बच्चे सोने लग जाते हैं। छात्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का गुण शिक्षक में होना चाहिए। दो शिक्षक हैं, एक होता है जो बच्चे को कुछ ना आने पर उसे डांटता है, दूसरा होता है बच्चे को कुछ ना आने पर फिर भी उसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है। अपनी जो टेक्निक होती है समझाने की उसको थोड़ा सा चेंज करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। देखिए, अल्टीमेट गोल जो हमारी जो टीचिंग एजुकेशन जो हमारे प्रोसेस है उसमें क्या होता है, बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए, ये स्टार बना के ये अपने दिमाग में बैठा दीजिए ये बात कि टीचिंग प्रोसेस में जो बच्चा है वही भगवान है। अगर बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, सॉरी भगवान तो नहीं बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है कि अगर आदर्श स्थिति में अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो ये बच्चे की गलती नहीं, ये टीचर की गलती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि टीचर को समझाना नहीं आ रहा है इसलिए बच्चे को नहीं आ रहा है। ठीक, तो टीचर को अगर अच्छे ढंग से समझाना आता है तो बच्चे को आ सकता है, चाहे वो कितना भी मंदबुद्धि बच्चा क्यों ना हो। ठीक, तो इसके लिए छात्रों के प्रति उसमें प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को आ नहीं रहा है तो वो डांट फटकार के उसको भगा रहा है और उसके मन को मार रहा है, ताकि अगली बार अगर किसी का मन एक बार मर गया तो अगली बार क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, तो ऐसा टीचर नहीं बनना है, हमको एक अच्छा टीचर बनना है। अब आते हैं अगला जो इनकी विशेषताएं होती हैं एक आदर्श शिक्षक की, उसमें अगला गुण जो होता है व्यक्तित्व संबंधी गुण क्या होने चाहिए। ये इसके पर्सनल गुण है, ठीक है, टीचर के। ठीक, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। आम सी बात है, जो भी अच्छा जो इंसान हमें दिखता है, जो साफ सुथरा रहता है, हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, और लोग भी उसे फॉलो करते हैं, छोटे बच्चे तो होते ही हैं। अगर उन्हें एक अच्छा टीचर दिखेगा जो साफ सफाई से खुद ही रहता है तो बच्चे भी उसकी तरह रहने की कोशिश करेंगे। अगर टीचर खुद ही साफ सफाई से नहीं रहता है तो वो दूसरे को क्या बोलेगा। वेशभूषा अगर उसका अच्छा है, ठीक, तो बच्चे भी उसे फॉलो करने का कोशिश करते हैं, उसका व्यक्तित्व तो ज्यादा निखर के आता है। ठीक है, लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये आम सी बात है हमारे समाज में। ठीक, हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे वेशभूषा में रहें। दूसरा होता है अच्छा स्वास्थ्य। ठीक, एक अच्छे अध्यापक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर शिक्षक स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या पढ़ाएगा, मतलब कक्षा में क्या पढ़ाएगा, उसकी मानसिक स्थिति खुद ही अच्छी नहीं है। ठीक, तो वो अच्छे ढंग से डिलीवर भी नहीं कर पाएगा। और आपने सुना भी होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शिक्षक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगली जो चीज आती है वो आती है उच्च गुणवत्ता। ठीक, जो व्यक्तित्व है वो उच्च होना चाहिए, यानी उच्च गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। टीचर को कभी स्टूडेंट के सामने ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे बच्चे की जो मेंटेलिटी है उसमें टीचर के लिए कुछ नेगेटिव बातें पैदा हो। कई टीचर होता है जो बच्चों के सामने कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिनसे कि उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको रिस्पेक्ट बच्चों में बनानी है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो उच्च होना चाहिए। नेतृत्व शक्ति आप में उच्च होनी चाहिए, आपको इतने बच्चों का नेतृत्व करना है। ठीक है, अधिगम में, शिक्षम अधिगम में, पाठ्य सहगामी प्रक्रिया में और किसी भी बात में विचार विमर्श करना है, अनुशासन बनाने में आपका नेतृत्व क्षमता ही काम आती है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षक को अगली चीज है धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, धैर्यवान होना चाहिए। आम सी बात है कि कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आप झुंझलाते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चा तो डरेगा ही डरेगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी ये डिफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे बच्चे को कुछ अच्छा करने से रोक रहे हैं। ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं। जबकि अभी जो हम इस टाइम जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि बच्चा क्रिएटिविटी बच्चे में पैदा हो। हमारी आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें अब पहले जैसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं उसमें करने करके सीखने पे जो होता है, लर्निंग बाय डूइंग, उस पर ज्यादा फोकस होता है। ठीक, तो उसके लिए टीचर को धैर्यवान होना पड़ेगा ना। अगर टीचर खुद ही आग बबूला हो गया तो कहाँ से वो बच्चों को क्वेश्चन या कुछ करने के लिए तत्पर करेगा, कुछ उनमें अच्छी चीजें पैदा कर पाएगा। जो अगला चीज है वो है विनोद प्रिय। ठीक है, विनोद प्रिय से हमारा क्या तात्पर्य है, विनोद प्रिय का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला।
ठीक है। एक टीचर विनोद प्रिय होना चाहिए, सबके साथ हंसी मजाक से रहे, लिमिट में रहे, हंसी मजाक लिमिट में होना चाहिए। लेकिन एक जब आपके चेहरे पे स्माइल होती है ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। अब कोई अड़ियल सा आदमी है, एक आप खुद ही इमेजिन कर लो, आपका एक टीचर है, वो अड़ियल सा मुंह बना के आपके सामने आता है, तो आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप उससे घुल मिल नहीं सकते हैं। और अगर आप बहुत ही हंसमुख इंसान है, विनोद प्रिय इंसान है, तो आप किसी के साथ भी बना के रख सकते हो, ये आम जीवन की बात है। ठीक है। और टीचर में ये गुण तो होना ही होना चाहिए। हमने देखे अपने जीवन में कई ऐसे खड़ूस टीचर होते थे जिनसे हम बात नहीं कर पाते, हम डरते थे। ठीक है। कभी हमने जीवन में बात नहीं की होगी, लेकिन उनका एक एक वो बन जाता था, है ना, हमारे दिमाग में उनके लिए फोबिया बन जाता था, हम उनसे बात नहीं कर पाते थे। अगली चीज होती है उत्साह। टीचर में उत्साह का गुण तो होना ही चाहिए भाई। उसे कोई भी काम मिलता हो तो हंसी हंसी उस काम को पकड़ ले और उत्साहपूर्वक उस काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहे, तो ये गुण टीचर में होना ही चाहिए। अगली चीज आती है आत्मसम्मान। देखिए, आत्मसम्मान जो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बिना तो टीचर क्या ही टीचर है। ठीक है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो गलत बात पे अड़ जाए। ठीक। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको गलत कहने का मादा रखता हो, ऐसा हमारा टीचर होना ही चाहिए। ठीक है। अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, तभी उसमें आत्मसम्मान की भावना भी आएगी ना, जब वो अपने जो अधिकार हैं उनका अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाए। ठीक। तो एक टीचर में आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, गलत को गलत कह सके, ऐसी उसमें क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। जो लास्ट जो गुण आता है वो आता है संबंध स्थापित करने का गुण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखता है। ठीक है। विद्यार्थियों के साथ संबंध, पहली चीज आती है विद्यार्थियों के संबंध। विद्यार्थियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। ठीक है। अब एक जो टीचर है उसका बस संबंध ये नहीं होता है कि वो क्लास में गया और एक विद्यार्थी है उसको पढ़ाया और क्लास से बाहर निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि पहले वो बच्चों को पढ़ाए, फिर उन पर निगरानी रखे कि पूरी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, किस किस के समझ में आ रहा है। ठीक। तो ये कब हो सकता है, अगर उसके विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध है। ठीक। अब उसने देख लिया कि किस किस बच्चे के समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसका समाधान करूंगा, कुछ अलग विधि से पढ़ाऊंगा। और ये चीजें तभी संभव है जब क्या हो, उसके विद्यार्थियों के साथ क्या हो, संबंध अच्छे हों। ठीक। फिर आता है साथी अध्यापकों के साथ संबंध। साथ ही अध्यापकों के साथ भी संबंध होना अच्छे होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्कूल में दो टीचरों की आपस में नहीं बनती है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजों में क्या होता है, दोनों को आपस में सहयोग करना पड़ता है। अब टीचिंग प्रोसेस ही ये है। ठीक, कि अगर बहुत सारे टीचर हैं तो आपस में सामंजस्य बना के उन्हें क्या करना पड़ता है, टीचिंग प्रोसेस में आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर खुद ही नहीं बन रही है तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ेंगे। ठीक। तो साथी अध्यापकों के साथ जो संबंध होने अच्छे होने चाहिए। ठीक। ताकि हम, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों उनसे, जिन विषय में उनकी एक्सपर्टीज है उनसे मदद ले सके। ठीक। प्रधानाध्यापक के साथ कैसे संबंध है टीचर के। ठीक। ये भी क्या होता है, डिपेंड करता है। तो प्रधानाचार्य के साथ जो संबंध होने चाहिए वो सहयोग पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक जो भी कार्य आपको दे एक शिक्षक के रूप में, ठीक, उसका आप सफलता पूर्वक संपन्न कराने में उसकी मदद करें, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। अभिभावकों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके बच्चों के साथ संबंध कैसे हैं, उसके बाद अभिभावकों के साथ संबंध कैसे हैं। अगर आपके अभिभावकों के साथ संबंध अच्छे हैं, कोई बच्चा सीखने में, किसी बच्चे को परेशानी होती है या फिर कुछ अन्य दिक्कतें हैं, तो आप अभिभावकों से कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपके बच्चे में क्या क्या कमी है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अब देखिए, बच्चा क्या होता है, 4-5 घंटे स्कूल में रहता है और बाकी के 18-19 घंटे तो घर ही में रहता है ना, तो ज्यादा इम्पैक्ट तो अभिभावकों का पड़ता है। तो अगर टीचर के संबंध अभिभावकों से अच्छे हैं, अगर वो डिस्कस कर सकता है हर बच्चे के बारे में अभिभावक से, तो ये अच्छी बात है ना, कि बच्चे को अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है। बच्चे का व्यक्तित्व उभरने में अच्छा रहेगा, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने में अभिभावक इंटरेस्ट ले सकेंगे। अगर टीचर और अभिभावक के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, बच्चा स्कूल में रो रहा है, घर जा रहा है, खेल रहा है मस्त, पेरेंट्स को पता नहीं है कि स्कूल में क्या चल रहा है, तो क्या ही तब जो एजुकेशन है वो निकल के आएगा, मतलब उसका व्यक्तित्व के, बच्चे का क्या ही निर्माण होगा जब ना वो स्कूल में पढ़ पा रहा है, ना घर में अभिभावक उस पर ध्यान दे पा रहे हैं। और अगली चीज आती है समाज के साथ कैसे संबंध होते हैं टीचर के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समाज में उसका विद्यालय स्थित है, उस समाज से जो टीचर है उसके अच्छे संबंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज के व्यक्ति विद्यालय की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है। समुदाय के साथ संबंध बनाने की दृष्टि से टीचर विद्यार्थियों के सहयोग ले सकता है और समाज के साथ अच्छा संबंध बना सकता है।
ठीक। तो एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जिसमें शिक्षक के गुण होना पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, उसमें सभी ये जो अभी हमने गुण डिस्कस किए वो गुण तो होने ही चाहिए। ठीक। तो इन गुणों के कारण क्या होता है, जो टीचर होता है उससे जो प्रोसेस होती है, टीचिंग प्रोसेस, वो बहुत ही कुशल और प्रभावशाली बन के उभरती है। जरूरी नहीं है कि टीचर में सारे के सारे गुण हो, पर कुछ ना कुछ गुण तो होने चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट ये सारे गुण है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें से कुछ गुण हो तो बाकी गुणों में आपस में सुधार कर सकता है। ठीक। तो ये चीजें आपको याद करनी है। हूबहू चीजें पूछी जाती हैं आपसे पेपर में। ठीक। दे देगा कि टीचर में इनमें से कौन कौन से गुण होते हैं, एक प्रभावशाली शिक्षक में इनमें से कौन कौन से गुण होते हैं, एक आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो अब आप देखिए, ये सारी चीजें हैं, किताबों की भाषा है ये। ठीक है, तो पेपर में भी आपको किताबों की भाषा ही दिमाग में रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप व्यवहारिक भाषा लगाने लग जाए। ठीक। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्यवहार में जो हम चीजें करते हैं वो किताबों से हट के होती हैं, वो आदर्श कंडीशन में नहीं होती है। किताबों में चीजें होती हैं वो आदर्श होती है। ठीक। तो इसलिए जो हमें अप्रोच रखनी है पेडागोजी के क्वेश्चन करते टाइम, वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि हाँ भाई, ऐसा ही होता है, दुनिया इतनी ही अच्छी है। ठीक। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चे को मारेगा। किताबों में कहीं पे बच्चे को मारने का जिक्र नहीं होता है। अगर बच्चे ने काम नहीं किया होमवर्क, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कभी ये आ गया और ऑप्शन में है कि आप बच्चे को दंड देंगे, दंड तो आप बच्चे को दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें कोई अच्छा सा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा जो आदर्श होगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बच्चे को कुछ क्रिएटिव होमवर्क दें, आप उसकी जांच करें कि कहीं आपने कुछ ऐसा होमवर्क तो नहीं दिया कि उसका मन नहीं लगा। तो ऐसे ऐसे आंसर आपको वहां पे करने करके आने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तभी हो सकते हैं अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। डीएलएड परीक्षा से जुड़ी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, and God bless you all.